हेलो बच्चा लोग, वेलकम आज और एक नई क्लास में। और आज हम जो हैं वो हम लोग साइंस का जो चैप्टर कर रहे थे वन, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सबसे पहले ठीक इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। चैप्टर वन का अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, खासतौर पे स्टेट जो बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड में इसके कम से कम 4 से 5 इक्वेशंस कंफर्म है, मैक्सिमम बार आते ही हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे तो उसमें भी आपको बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन आपको दिया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और केमिस्ट्री के पर्पज से अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इक्वेशन को बनाना। और दूसरा क्या होता है इंपॉर्टेंट? इक्वेशन को बैलेंस करना। तो बच्चा लोग, आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हम केमिकल इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। आपको याद हो, हमने पिछली क्लास में कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले लिखना सीखा था, क्योंकि उसमें आज की भी जो क्लास है, इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस क्लास को देखना। ठीक है, मैं आई बटन यहाँ पर लिंक दे दूंगा, तो आप प्लीज प्रीवियस क्लास जरूर देखिए और उसको देख के आपको ये और आसान लगेगा। तो चलिए बच्चा लोग, शुरू करते हैं। हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। तो इजी मेथड, अब बैलेंस्ड हमें केमिकल इक्वेशन करनी है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया बैलेंस करने का हमारे पास क्या तरीका है। ठीक है, हम तरीके की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर हमारे पास एक सवाल और आता है। क्या सवाल है भाई? वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है? याद है किसी को? हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था। हाँ, करेक्ट। ठीक है, अब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? अकॉर्डिंग टू, आपको याद है लॉ का नाम? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? द टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं भाई? ये तो समझ में भी तो आना चाहिए। रूल तो बहुत बने हैं, लेकिन वो रूल में हमें क्या चीज इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं? मान लो एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें हमारा कंपाउंड ए इन्वॉल्व है और दूसरा कंपाउंड बी है। ये दोनों जब केमिकली रिएक्ट होते हैं तो हमें ये मान लो सी और डी हमें दो प्रोडक्ट, दो कंपाउंड देते हैं। तो जो रिएक्शन कर रहे हैं इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रिएक्शन करने के बाद हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इन्हीं रिएक्टेंट का जो टोटल मास है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। और जब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनका मास बराबर होगा, तो ऐसी इक्वेशन को हम वी कॉल इट वी कॉल इट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो भैया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो हमें कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास है, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, उनका हमेशा
प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा। और इसी इक्वेशन को जहां पर हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की क्वांटिटी बराबर मिलती है उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही हो तो आप बताइए, समझ में आ रहा है? ओके। तो यानी ये वो रूल है जिसकी वजह से हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ये रूल जानने के बाद, ये कारण जानने के बाद हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, इक्वेशन को लिखने से पहले हम स्टेप्स पे फोकस करते हैं। स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब क्या क्या स्टेप्स फॉलो होना चाहिए जिससे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकें? तो इसमें सबसे पहले जो है, हमें जो वर्ड इक्वेशन दी है उनके केमिकल फॉर्मूले लिखना पड़ेंगे। राइट अ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑल केमिकल कंपाउंड। जितने भी आप केमिकल यूज कर रहे हैं सबसे पहले उनका केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें जो इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन दी गई है, तो वहां पर हमें उन्हें केमिकल फॉर्मूले में तब्दील करना होगा। केमिकल फॉर्मूले में तब्दील करने के लिए मैंने आपको हिंट दी थी कि बेटा हम लोग क्या करते हैं। ठीक, उसके लिए मैंने कहा था आई बटन में एक मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसमें हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूले बनाने के लिए हम लोगों ने वर्ड इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशन में बदलने का तरीका बताया है। यानी केमिकल के कंपाउंड के नाम लिखने का तरीका है। अब दूसरे में, अब दूसरा स्टेप आप ये नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और यही स्टेप हमको सब जगह फॉलो करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप कहता है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स। यानी केमिकल इक्वेशन में दो साइड होती हैं, एक रिएक्टेंट वाली और एक प्रोडक्ट वाली। तो हमें सबसे पहले ये लिखना है कि रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट हैं और दूसरा बोथ प्रोडक्ट में कितने हैं। राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और एंड प्रोडक्ट, इनमें कितने एलिमेंट की क्वांटिटी क्या है उसको हमें लिखना जरूरी है। फिर आते हैं हम लोग, जब हम लोगों ने दोनों तरफ देख लिया तो हम उनमें से एक ऐसा एलिमेंट उठाते हैं जो कि अनबैलेंस्ड हो। ठीक, ट्राई टू बैलेंस द एलिमेंट विच इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। फिर जब हम लोगों ने ये तीन लिख लिए रूल्स, इनको इम्प्लीमेंट बकायदा बेटा हम करके चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूल लिखने के लिए है। रूल तो इसलिए है जिससे हम जैसे इनको याद करते जाएंगे फिर हम इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि भैया रूल एप्लीकेबल हो भी रहे हैं, केवल ऐसे ही रूल बने हैं। चलिए, तो फिर हम लोग इसके बाद जितने भी हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं वहां पर वेयर
where there is less element balance them। यानी दोनों तरफ एलिमेंट चेक करेंगे और फिर देखेंगे जिस तरफ कम है उस तरफ हम कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे। ऐड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं वो अभी मैं बताता हूं। और पांचवा, जब हम देख लेंगे कि हमारे पास दोनों तरफ एलिमेंट की संख्या बराबर हो रही है तो इसको चेक करा जाएगा। चेक द क्वांटिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड। अगर दोनों इक्वल आए तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, अन्यथा इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ड इक्वेशन को हमें केमिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो दोनों साइड मौजूद हैं उनको लिखना होगा। रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट है। फिर तीसरा जो है हमारा स्टेप, उसमें हमें लिखना है, क्या करना है कि दोनों साइड कौन कौन से एलिमेंट हैं जो बैलेंस नहीं है। जो बैलेंस नहीं है उनको हमें बैलेंस करने के लिए स्टेप देखना पड़ेगा। तो हम केवल उसमें नंबर कोफिशिएंट में ऐड कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 जो नंबर हैं उनको ऐड कर सकते हैं। कहाँ ऐड करते हैं वो अभी चेक करते हैं। फिर चेकिंग, उसके बाद जब हमने दोनों तरफ बराबर कर लिए तो उसको चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर हमारी इक्वल मिलते हैं तो हम इक्वेशन को बैलेंस्ड मानेंगे। चलिए, मुझे लगता है रूल्स तो समझ में आए, लेकिन उससे बेटर है हम इसको सॉल्व करके देखें। ओके, तो हम एक इक्वेशन लेते हैं और इक्वेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर वही बात आपसे कहूंगा, अब सबसे पहले हमें ये बेरियम क्लोराइड है इसका हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक, मैंने आई बटन आपको दे रखा था। आई बटन से आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्रिस क्रॉस मेथड ना। हाँ, क्रिस क्रॉस मेथड, आप एक बार उसमें देखिए लिंक में और आपको वो और आसान लगेगा। चलिए, तो हम क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करके बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हैं। बेरियम की वैलेंसी हमारी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो हमें इसका फॉर्मूला बनेगा BaCl2। फिर हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 2 और सल्फेट की वैलेंसी हमारी 3 है, तो हम बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों जब कंबाइंड होते हैं, आप देखिएगा यहां पर जगह छोड़नी है, जिससे कि जो जिन्हें हम कोफिशिएंट कह रहे थे ना, कोफिशिएंट हमेशा आगे लिखे जाते हैं, पीछे नहीं। आप कभी भी कोई भी नंबर यहां बीच में या इसके नीचे की साइड नहीं अपनी तरफ से लिख सकते। देयर इज नो सच रूल। ठीक है, अब देखते हैं बेरियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला, बेरियम की वैलेंसी 2 है और SO4 की वैलेंसी भी 2 है। फिर एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और Cl की वैलेंसी 1। तो इस तरह हमारा ये एक कंपाउंड बना। यानी कि अभी हमने जो वर्ड इक्वेशन थी उसको हमने अब केमिकल इक्वेशन में तब्दील कर दिया, लेकिन ये बैलेंस्ड है नहीं। उसके लिए हम इसको जो जो एलिमेंटों से मिलकर बनी है, जिन जिन चीजों से मिलकर बनी है, उनको हम अलग से लिखेंगे। बेरियम यहां पर कितने हैं भाई, बेरियम हमें यहां पर 1 दिख रहा है। क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, क्लोरीन हमें 2 दिख रहे हैं। एल्यूमिनियम कितने दिख रहे हैं, तो एल्यूमिनियम हमें यहां पर 2 दिख रहे हैं, ये लिखा है 2। फिर क्या SO4 टूटा है, नहीं भैया, SO4 ही के रूप में मिला है, तो हम इसको SO4 लिखते हैं और SO4 हमें कितने हैं यहां पर, 3। तो ये हमने मात्रा लिखी कि हमारे रिएक्टेंट में कौन से एलिमेंट की क्या क्वांटिटी थी। अब हम यहां पर प्रोडक्ट का देखते हैं।
तो यहाँ पर बेरियम है, बेरियम कितने हैं यहाँ पर भी एक है, SO4। फिर उसके बाद क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन कितने हैं बेटा, यहाँ पर 3 है। फिर हमने एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हम देखें तो यहाँ पर 1 है। और फिर हमारे पास SO4 जो है वो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सबसे पहले जो सेकंड स्टेप में हम लोग बोल रहे थे ना बेटा, पहले केमिकल फॉर्मूला लिखना, हमने लिख लिया। अब लिखना है कि दोनों साइड, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ, टोटल कितने एलिमेंट दोनों साइड मौजूद हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास बेरियम और ये सारे एलिमेंट यहाँ पर इतनी मात्रा में थे, यहाँ इतनी क्वांटिटी में थे। अब हम किसी, क्या करना है अब हमको, यहाँ पे तीसरा रूल कह रहा है, ट्राई टू बैलेंस द एलिमेंट विच इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। तो अब हमारे पास तो ऐसे मेरे विचार से केवल बेरियम ही बैलेंस हो रहा है, बाकी तो कोई नहीं। तो इसका मतलब है हम इसको बैलेंस करने के लिए बेरियम के अलावा किसी की भी एलिमेंट को आधार बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और सल्फेट, इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर SO4 को माना आधार। SO4 यहां पर कितने हैं, 3, लेकिन यहां पर कितने हैं, 1। तो हम यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम SO4, जिससे कि हम SO4 दोनों तरफ इक्वल कर सकें। पर 3 लिख दिया, ऐसा कोई वो तो नहीं है आसान। तो 3 लिखने की वजह से इस 3 को बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास कितना हो गया, SO4 दोनों बैलेंस हो गए। लेकिन SO4 के बैलेंस करने के चक्कर में हमारे बेरियम जो है वो कितने हो गए, 3 हो गए। तो बेरियम को भी हमने 3 कर दिया। तो अब बेरियम तो हमारे पास 3 हो गए, यहाँ पर SO4 केवल बैलेंस हुआ है, लेकिन बेरियम का बैलेंस बिगड़ गया। यहाँ पर बेरियम 3 थे और यहाँ पर 1 है, तो इसको भी हम 3 में कन्वर्ट करते हैं। इसको यहाँ 3 लिखने के लिए हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बेरियम कितने हो गए, 3 1 जा 3। क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 जा 6। तो क्लोरीन में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्लोरीन कितने हो गए, 6। अब यहाँ पर कितने हैं, 3। तो इसको 6 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 यहाँ लिखना। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। अब अगर हम देखें तो हमारा बेरियम बराबर हो गया, क्लोरीन बराबर हो गए, एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम बराबर हो गए, और यहां पर SO4 भी बराबर हो गए। तो इसका मतलब है अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का मास है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं, और जो राइट हैंड साइड, वो दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब है ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। तो ये इक्वेशन क्या है हमारी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कठिन लगा कुछ? ओके, एक दो और ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको आप वीडियो को लगातार रिपीट करते रहेंगे तो ये आपको थोड़ा सा आसान लगने लगेगा, 2-3 स्टेप के बाद आपको आसान लगेगा। अब हम एक और इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इसमें यहां पर ये कह रहे हैं कि ये क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है, KI। ये फॉर्मूले हम कहां से बना रहे हैं, क्रिस क्रॉस मेथड से। यस, अब लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये हमारी वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में चेंज हो गई। अब फिर वही करते हैं हम, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, वर्ड में चेंज करना, केमिकल में हमने कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी मात्रा में हैं। ठीक है, पीबी अगर हम देखें तो पीबी के आगे कोई नंबर लगा है नहीं, तो इसका मतलब पीबी कितना हो गया, 1।
फिर हमारे पास NO3 है। NO3 एक ही पार्ट है, वो कहीं नहीं टूटा है, क्योंकि यहाँ भी NO3 मिल रहा है, यहाँ भी, तो NO3 टूटा नहीं है, इसलिए इसकी संख्या यहाँ पर 2 है, जो ये दर्शा रहा है। फिर हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा यहाँ पर 1 है। फिर आया हमारे पास आयोडीन, और इसकी क्वांटिटी भी हमारे पास 1 है। तो इस तरह हमने सबसे पहले ये देखा कि भाई जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, उसमें कौन से एलिमेंट, ये पॉलीएटॉमिक है, एलिमेंट नहीं आता, ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक है, तो पॉलीएटॉमिक एज इट इज ही रहा है, तो हम इन सबको क्वांटिटी को लिखते हैं। फिर हम लेड की यहाँ पर क्वांटिटी देखते हैं, तो भैया पीवी कितना है 1। फिर NO3 को चेक करते हैं, तो NO3 यहाँ पर कितना है 1। फिर पोटेशियम चेक करते हैं, तो पोटेशियम कितना है 1, देखिए ये लिखा है। और आयोडीन को चेक करते हैं, तो आयोडीन यहाँ पर कितना है 2। तो अब हम सबसे पहले वो एलिमेंट उठाना चाहते हैं जो अनबैलेंस्ड है। अब ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, तो हमें अनबैलेंस्ड में या तो हम NO3 को आधार बनाए या फिर इसको, ठीक है। तो हम सबसे पहले NO3 को आधार बनाते हैं इसमें। NO3 यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1, तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हम इंटू 2 करेंगे। एक चीज और याद रखना, अपन इसमें किसी भी हाल में ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, केवल मल्टीप्लाई ही इकलौता ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है। तो ये केवल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर हमने देखा NO3। NO3 जब हम लोगों ने यहां लिखा, तो इसको हमने 2 बनाने के लिए यहां पर हमने 2 लिखा। इसको यहां 2 लिखते ही हमारा पोटेशियम जो था वो भी हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास पोटेशियम 2 हो गया, NO3 2 हो गया, और आयोडीन तो 2 था ही। अब इसको NO3 को बैलेंस करने के लिए, यहां पर तो NO3 हमारे पास 2 था ही, तो इसका मतलब NO3 हमारा दोनों जगह बैलेंस हो रहा है। अब हमें पोटेशियम देखना है, तो पोटेशियम यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पर 1। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो ये इंटू 2 हो गया। पोटेशियम 2 हुआ, तो यहाँ पे आयोडीन कितना था 1, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आप 2 यहाँ नीचे नहीं लिख सकते, किसी अपनी मर्जी से कोई भी नहीं लिख सकते, यू आर बाउंड, ये नियम है आपके लिए। तो आई होप अब हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा। लेड दोनों तरफ 1, NO3 दोनों तरफ 2, पोटेशियम 2, आयोडीन 2, तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और देखते हैं। ओके, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला याद है किसी को? सोडियम Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 gives बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, ये हमने सबसे पहले इक्वेशन लिख ली। वर्ड इक्वेशन को हमने सिंबॉलिक इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन में तब्दील कर दिया। अब हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें लिखना शुरू करते हैं। सोडियम यहां पर कितने हैं बेटा 2, SO4 कितने हैं 1, यहां पर SO4 के पीछे कोई नंबर नहीं है। बेरियम कितने हैं, बेरियम 1, क्लोरीन कितने हैं 2। अब ये तो हमने रिएक्टेंट की क्वांटिटी लिख ली, अब हम प्रोडक्ट के भी लिखते हैं। तो प्रोडक्ट में बेरियम कितना है, बेरियम के सामने ही बेरियम लिखेंगे बेटा। बेरियम कितना है 1, SO4 कितना है हमारे पास 1, Na कितना है 1, Cl कितना है 1। अब हमें क्या बैलेंस करना है, ठीक, यहाँ पर Na और Cl 2 हैं, और यहाँ पर दोनों 1 है। तो सिंपल, यहाँ पर हमने 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है Na 2 से मल्टीप्लाई हो गया और Cl भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ज्यादा स्पीड तो नहीं, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। हमने सबसे पहले ये देखा कि सोडियम कितने हैं, SO4 कितने हैं, बेरियम कितने हैं और क्लोरीन कितने हैं। यहां पर भी हमने चेक किया,
सोडियम के सामने हमने सोडियम लिखा तो सोडियम यहाँ पर 1 था। क्लोरीन हमने चेक किया तो क्लोरीन भी हमारे पास 1 था, बेरियम भी 1 था और SO4 भी 1 था। ये चारों 1-1 थे। अब जब हम बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन से एलिमेंट उठाते हैं जो कि अनबैलेंस्ड होते हैं। अब अनबैलेंस्ड में कौन कौन से, सोडियम और क्लोरीन दोनों 2-2 थे और यहाँ पर दोनों 1-1 थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिखा और फिर हमें इक्वेशन बैलेंस्ड मिल गई। समझ में आ रहा है? एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान लगेगा। और हाइड्रोजन गैस, जब भी हम गैस लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला ये है। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला ये है। गिव्स अमोनिया गैस का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, NH3 होता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कौन से एलिमेंट कितने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। नाइट्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये कितने हैं, 2। अब हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन ही लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3। नाइट्रोजन कितने हैं, 1। अब हमें दोनों को बैलेंस करना है तो हम अनबैलेंस्ड में कोई सा एक उठा लेते हैं। हम नाइट्रोजन से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन से हमने बैलेंस किया, ये 1 है ये 2 है, तो ये 2 है ये 1 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ वाले नाइट्रोजन के आगे 2 लिख देंगे। ये इंटू 2 हो गया और 3 2 जा, ये भी 6 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन 2 था यहाँ पर और यहाँ पे 6 है, तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा और इस तरह ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं लग रही बेटा आपको? ओके, चलिए बस एक लास्ट इक्वेशन है, अब देखते हैं लास्ट इक्वेशन। ओके, सारी हमारी जितनी इक्वेशंस हमने लिखी हैं ये सभी की सब हमारी एनसीईआरटी की बुक से ही रिकमेंडेड है। ओके, तो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड gives पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ये हमने वर्ड इक्वेशन को केमिकल में कन्वर्ट किया क्रिस क्रॉस मेथड से। फिर उसके बाद ये हमने देखा पोटेशियम यहाँ पर कितने हैं, 1। ब्रोमीन कितना है, 1। बेरियम कितना है, 1। आयोडीन कितना है, 2। ओके, ये सारी क्वांटिटी हमने मेंशन कर दी। अब यहाँ पर देखते हैं तो K कितना है, 1। I कितना है, 1। Ba कितना है, Br 2 है, Ba 1 है। इस चीज को ध्यान रखना है, Ba के सामने Ba लिखो, Br के सामने Br, तो उसमें बैलेंस करना काफी आसान होता है, अदरवाइज हम कंपेयर करने में हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस महसूस होंगी। ओके, तो अब ये हो गया हमारा बेरियम ब्रोमीन। अब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ब्रोमीन 2 है और यहाँ पर ब्रोमीन 1 है। पोटेशियम बैलेंस है इसलिए उससे कोई लेना देना नहीं। अनबैलेंस्ड कौन है, ब्रोमीन और आयोडीन। हम किसी एक को आधार मान सकते हैं, तो हमने ब्रोमीन को बराबर करने की सोची। ये 2 था और यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ब्रोमीन बराबर हुए तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पे 2 लिखा तो हमारे पोटेशियम जो है वो भी 2 हो गए। ठीक है, पोटेशियम भी हमारे पास 2 हो गए। अब हमारे पास पोटेशियम अनबैलेंस्ड है, पोटेशियम की मात्रा अनइक्वल है। बेरियम बराबर हो गया, ब्रोमीन बराबर हो गया और आयोडीन भी अनइक्वल है। तो पोटेशियम को 2 बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। तो हमने जैसे ही यहाँ पे 2 लिखा ये बैलेंस हो गया, और आयोडीन के लिए 2 लिखा तो आयोडीन भी बैलेंस हो गया। कुछ कठिन लग रहा है क्या आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, इक्वेशन कठिन नहीं है, बस आपको केमिकल फॉर्मूले सही से बनाने आने चाहिए। जब बेटा केमिकल फॉर्मूले हम बना लेंगे तो फिर इसमें कठिन वाली कोई चीज ही नहीं रहती है, क्योंकि हमको कई बार अधिकतर जो हम कॉपियों में देखते हैं
बच्चे जो करते हैं वो फॉर्मूले ही गलत रखते हैं। जब बेटा फॉर्मूले ही गलत होंगे तो फिर इक्वेशन बैलेंस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगा है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। हाँ, आप ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत आसान लगेगी और आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो और थैंक यू बेटा। ये स्टॉप। अच्छा, अरे यार ये तो मेरे भूल ही गया था।